नमस्कार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो डार्क एज से किसी भी डेमोक्रेसी को डार्क एज से रेनेसां यानी पूर्ण जागरण में लेके जा सकता है। जो बाबू माइंडसेट से फैसिलिटेटर माइंडसेट, रेगुलेटर माइंडसेट से फैसिलिटेटर माइंडसेट में लेके जा सकता है। ना जाने पर ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर, फंक्शन, अपील और पेनल्टी से डील करते हुआ चैप्टर 5, क्योंकि इसमें टोटल चैप्टर 5 ही हैं। और मैं आपको बताऊं तो क्योंकि जो चैप्टर 6 है, वैसे तो टोटल चैप्टर 6 हैं, लेकिन 6 में केवल मिसलेनियस प्रोविजन है, रूल मेकिंग पावर्स हैं, मॉनिटरिंग और रिपोर्ट के बारे में तो मैंने पहले ही कहा कि इस एक्ट में लगातार मॉनिटरिंग होती है। ये भी चैप्टर 6 का पार्ट है, सेक्शन 25 मॉनिटर करता हुआ। और फिलहाल लेकिन पीएलवीज या पैरालीगल वॉलंटियर्स, पैनल लॉयर्स, एडवोकेट्स, हमारे स्टूडेंट्स या आम इंसान, सिटीजन, जिसको कि आर्टिकल 19 के 1 के राइट को सेक्शन आपने देखा कि सबसे पहला सेक्शन 3 में ये बोला गया कि ऑल सिटीजन्स, जी हाँ, ये फॉरेनर को राइट नहीं देता, भारत के नागरिक होने के कारण सेक्शन 3 में आपको आर्टिकल 19 के 1 के ए में इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन के राइट को स्टैट्यूटरी राइट बनाया गया है। और सेक्शन 3 के अपवाद जरूर हमने कुछ सुने, और अपवाद में सेक्शन 8, 9, 11, 24 अगर हम देखें तो देश की सॉवरेनिटी हो या आपकी प्राइवेसी या आपका प्राइवेट एसीआर, हम जब तक पब्लिक पैरामाउंट कंसिडरेशन नहीं आ जाता, इंटरेस्ट या आपको नेचुरल जस्टिस का राइट हम नहीं दे देते, तब तक हम उसको थर्ड पार्टी को हम नहीं बताते। ये सारी बातों का ध्यान रखा गया है ताकि एक्ट भस्मासुर ना बन जाए। उसके भी हमने सारे प्रोविजन रखे हुए हैं, भस्मासुर ना बने। इसके लिए 11 के 1 के जैसे आपका एसीआर है या आपकी इनकम है, वो हम बिना आपको नेचुरल जस्टिस दिए किसी को लीक नहीं करते। सेक्शन 24 के सेकंड शेड्यूल में जब तक करप्शन या ह्यूमन राइट की वायलेशन की बात ना हो, इंटेलिजेंस, आर्मी या जितने भी उसमें बहुत बड़ा शेड्यूल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जैसे कि आर्यन खान के केस में एनसीबी से आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या एडवोकेट जो हैं मुनमुन धमेचा के, अरबाज मर्चेंट के, तो वो इतनी आसानी से नहीं ले सकते जब तक ह्यूमन राइट या फिर करप्शन के बारे में कुछ ना हो। रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन सब को देश के प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है। लेकिन दंड क्या मिलेगा ये जान ले। अगर बाबू माइंडसेट ठीक नहीं हो रहा, आप जो घड़ी दिखाई गई थी सेक्शन 7 के 1 में, ये घड़ी की अगर लाइफ एंड लिबर्टी है तो 48 घंटे में इन्फॉर्मेशन दें, नहीं तो 30 दिन में, और आप नहीं देते तो ये मान लेंगे 30 दिन बाद कि आपके डीम्ड रिफ्यूजल, लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया। ये बात सेक्शन 7 के 2 में लिख दिया गया, और इसका दंड 20 के 1 में दिया गया। और 20 के 1 में 25,000 रुपये तक का दंड है, 250 रुपये पर डे आपकी जेब से। जी हाँ, जिस एपीआईओ ने, जिस ऑफिसर ने विदहोल्ड किया, उसके जेब से 250 रुपये जब जाएंगे, 25,000 रुपये तक मैक्सिमम। ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा एग्जाम्पल बहुत रेयर मिलता है। और इसके साथ आपके सीआईसी को, एसआईसी को ये पावर है, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ऐसे चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी खोल सकते हैं 20 के सबसेक्शन 2 में। और बाबूस को बार बार ट्रेनिंग देना कि किस तरह वो अपना माइंडसेट बदलें, 19 के 8 के ए के 5 में ये बातें लिखी गई हैं। सीआईसी जो है उनका ट्रेनिंग भी करवा सकता है। और 19 के 8 के बी में ये पावर एंड फंक्शन है, चैप्टर 5 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपने रॉन्गली विदहोल्ड किया या गोलमोल आंसर दिया, तो जो इन्फॉर्मेंट जिसने मांगा था, जिस सिटीजन ने, उसको मुआवजा भी, कॉम्पेंसेशन भी दिया जा सकता है। पेनल्टी 19 के 8 के ई में इम्पोज किया जा सकता है। 20 में मैंने पहले ही बताया 250 से लेकर 25,000, 250 पर डे जब से विदहोल्ड करना शुरू किया। 30 दिन तक ये घड़ी आपके अगेंस्ट नहीं जाती, 30 दिन के बाद ये घड़ी जाती है। लाइफ एंड लिबर्टी का क्वेश्चन है तो 48 घंटे के बाद ये घड़ी शुरू हो जाती है। 250 रुपये पर डे, 25,000 तक मैक्सिमम दंड, और डिसिप्लिनरी एक्शन अलग खोला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप अपील नहीं कर सकते। एपीआईओ से तालुका लेवल पे दुखी हो तो सीपीआईओ, एसपीआईओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उनकी अपील, फर्स्ट अपील जिसको हम बोलते हैं सीपीआईओ या एसपीआईओ, वो हमेशा सीनियर इन रैंक होगा एपीआईओ से। और इस एक्ट के, यानी कि जो हमने बोला था कि ये एक्ट 15/6/2005 को आया, तो उसके 100 दिन के अंदर अंदर ये एपीआईओ बनाने के लिए कहा गया था। और फर्स्ट अपील 30 दिन का टाइम मिलता है। ये भी आपको बताना है उसको कि मैंने सेक्शन 8 में आपका रिजेक्ट कर दिया है या सेक्शन 7 में रिजेक्ट कर दिया है, और उसमें रीजन मैंने 8 का, 11 का, 9 का या फिर 24 का दे दिया है। लेकिन अगर आप उस रीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है वो प्रिविलेज मैंने गलत किया, विदहोल्ड करके गलत किया, तो आप अपील करें। अपील करने के लिए मेरे सीनियर, मान लो एक
जेएमआईसी साहब ने बतौर एपीआईओ मना किया, तो उनके जो सीनियर होंगे, मान लो अगर वो सेशन जज साहब हैं तो वो खुद बताएंगे कि सेशन जज साहब बाकायदा सीपीआईओ हैं, आप उनके पास 30 दिन में जाएं। अगर आप उनसे भी दुखी हैं तो स्टेट लेवल पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर 90 दिन के अंदर डेफिनेटली इन पीरियड को डिसॉल्व मतलब एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मैंने ये सेक्शन 19 में अपील के पावर की भी बात की, और मैं वापस आ रहा हूँ कि इस एक्ट में जो है किस तरीके से 250 रुपये से लेकर आपको 25,000 तक का दंड, डिसिप्लिनरी एक्शन भी है, आपकी ट्रेनिंग का प्रावधान है, इन्फॉर्मेंट को आपने कॉम्पेंसेशन भी देना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर ये चीज़ मैंने मांगा तो मेरे पीछे पूरा महकमा पड़ जाएगा, तो आपको अपने नाम देने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 6 के 2 में जी हमारे PLVs, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो इस बात को जान ले, आपको विसल ब्लोवर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है 6 के 2 में। आपको केवल उतना ही आइडेंटिटी यानी अपना मोबाइल नंबर देना है जिससे हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकें बतौर APIO, और आपको बाकी आइडेंटिटी देने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि सेक्शन 7 के 1 में आर्बिट्रेरी तरीके से आपको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। आपको रीजन 8 या 9 का या 11 का या 24 का देना पड़ेगा, शेड्यूल 2 का प्रिविलेज बताना पड़ेगा। और अगर फिर भी कोई ओवर स्मार्टनेस करता है तो 18 का 1 का P वो बाबू पढ़ ले, वो IAS, वो DC, वो ADC, वो जज साहब, कोई भी महकमे का पब्लिक अथॉरिटी को 18 के 1 के E की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इवेसिव रिप्लाई इज इक्वल टू डिनायल। आपसे जो पूछा गया आप वो बता ही नहीं रहे, इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं। इस तरह की ओवर स्मार्टनेस को कंट्रोल किया गया है। आप डायरेक्ट कंप्लेंट CIC या SI को कर सकते हैं। चैप्टर 5 में आपको कंप्लेनेंट बतौर कंप्लेनेंट CIC के पास जाने का अधिकार है, और इस तरह के गोलमोल आंसर को जो है वो डीम टू बी रिफ्यूजल माना जाएगा, और आपको असली एक्यूरेट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने की पावर CIC SIC को दी गई है। इसके अलावा पेनाल्टी, डिपार्टमेंटल एक्शन तो आपने देख ही लिया था। और आप बोलेंगे सर ये चीज़ें तो प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे PLVs भी बोलेंगे सर मैंने आपके वीडियो सुनकर एक RTI अप्लाई किया, अब उसने मना किया, तो अब मैं कैसे प्रूव करूं कि ये गोलमोल आंसर है। नहीं, रिवर्स बर्डन सेक्शन 19 के 5 को पढ़ें आप, इसमें उल्टे चोर कोतवाल को नहीं डांट सकता। यहाँ पर रिवर्स बर्डन है, उस बाबू को, उस ऑफिसर को, उस IAS ऑफिसर को, उस जज साहब को, उस IPS डिपार्टमेंट के हेड को, जो भी अथॉरिटी में है, उस इलेक्ट्रिकल सुपरडेंट इंजीनियर को, उस सुपरडेंट को, जो भी ऑफिसर ने डिक्लाइन किया या रिफ्यूज़ किया या गोलमोल आंसर दिया, उसी के ऊपर बर्डन होगा वो प्रूव करे। 19 के 5 में ये बात लिखकर आम इंसान के चेहरे पे एक स्माइल लेके आए। वो सेक्शन 6 के 3 का हिंदुस्तानी मूवी का कमल हसन नहीं है जिसने गलत दरवाजा खटखटा दिया तो अब आप उसको बोलो दूसरा दरवाजा खटखटाओ। ये आपकी ड्यूटी, आप ट्रांसफर करें सही जगह। और अगर आपने टाइमली जो ये घड़ी है 48 घंटे की और 30 दिन की अगर नहीं दिया तो याद रखें 7 के 6 में आपको अब फ्री देना पड़ेगा, आप उससे फीस भी नहीं ले सकते। और BPL फैमिली का अगर कोई है तो 7 के 5 को पढ़ लें, आप उसको फीस नहीं ले सकते। हाँ, बाकियों को फीस देना पड़ता है, वो नॉमिनल फीस है। कई बार कैलकुलेशन करके अगर फीस ज़्यादा लग रही हो तो वो टाइम एक्सक्लूड हो जाता है, और ऑफिसर को डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने हमारे सरकारी महकमे के ऑफिसर्स हैं, अगर वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं, उनके मन में कोई मैलाफाइडी या गोलमोल करने का नहीं है, तो सेक्शन 21 उनको भी प्रोटेक्ट करता है। इस एक्ट में किसी को भी भस्मासुर बनने नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानना है या फिर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के बारे में, अल्टीमेटली पैरामाउंट कंसिडरेशन इस देश में लोगों का इंफॉर्मेशन के राइट को लेकर है, और पैरामाउंट कंसिडरेशन पब्लिक इंटरेस्ट है। ये गोल्डन फार्मूला है। कुछ एक्सेप्शन है, 8 का 1 का ACI ये हमने पढ़ लिया। पार्लियामेंट में जो प्रिविलेज दिए गए हैं या कैबिनेट सेक्रेटरी के डेलीब्रेशन या देश की इंटीग्रिटी से जुड़ा कोई मामला या सिक्योरिटी से जुड़ा, ये नॉन निगोशिएबल है। इसको 20 साल बाद भी नहीं खोला जा सकता। नॉर्मल चीज़ों को 20 साल बाद खोला जा सकता है। जो सेक्शन 8 के बाकी एक्सेप्शन है, 8 के 3 में लिखा है कि 20 साल बाद उसको भी आप लीक कर दो। वोरा कमेटी इसीलिए लीक हुई थी बाद में। सेक्शन 23 में कोर्ट्स की जुरिडिक्शन बार्ड है। इसका ये मतलब नहीं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी नहीं लगेगा। सेविंग क्लॉज के बावजूद सेक्शन 8 के 1 के B में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। तो आप जज साहब की परमिशन के बगैर अगर मीडिया कोई चीज़ पब्लिश करती है या पोक्सो में किसी की प्राइवेसी वायलेट होती है तो इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। डिसेबल्ड और मेंटली इल पर्सनस के लिए डिसेबिलिटी एक्ट में 44, 43, 89 है, जहां 5 लाख रुपए तक का दंड है इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड करने के लिए। वहीं 22 और 108 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में 50,000 तक का। और इस चीज़ का टेक केयर सेक्शन 7 के 4 ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ने भी किया है।
26 के 1 के ए में अपनी ड्यूटी पूरा करता हुआ डिसएडवांटेज कम्युनिटी के साथ ये एजुकेशनल प्रोग्राम अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे जो पीएलवीज हैं या हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, जब वो पीएलवीज के गाइडेंस में डोर टू डोर कैंपेन या किसी स्लम ड्वेलर में या आसपास पंचायत में जाकर किसी को अवेयर करें, तो याद रखें उनको भी 26 के 1 के ए में अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं। कितनी सब्सिडीज 638 लाख करोड़ रुपए अगर बजट का लग रहा है और वो भारत के लोगों तक ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, तो याद रखना इट्स नॉट द एक्टिविटी ऑफ रास्कल्स बट इन एक्टिविटी ऑफ गुड पीपल दैट मैटर्स। शिव खेरा जी की ये लाइन में इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि सिविक सोसाइटी जब तक सेंसिटाइज नहीं होगी, अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेगी कि ये मेरी जिम्मेवारी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अगले 25 साल में भारत कहाँ खड़ा होगा इसका सपना देखकर नालसा के साथ एसोसिएट करके ये 45 डेज का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, ये आपकी स्क्रपल कंसाइंस के जागे बिना पॉसिबल नहीं है। जय हिंद, जय हिमाचल।